दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी अपनी ज़रूरी मीटिंग को ख़त्म करके अपनी सरकारी कार से कुछ पुलिस वालों के साथ में और ड्राइवर के साथ में घर वापस लौट रहे थे। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक बूढ़ी महिला आ जाती है, जिसके एक हाथ में कटोरा होता है और एक हाथ में एक झोली होती है। जैसे ही वह कार के सामने आती तो ड्राइवर और पुलिस अधिकारी जो होते हैं वह निकल कर के आते हैं और कहते हैं कि माँ जी, आपको क्या चाहिए? आप इस तरीके से कार के सामने क्यों आ रही हो? तो बूढ़ी महिला जो होती है वह उन पुलिस अधिकारियों से कहने लगती है कि आपकी कार में मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसे बाहर बुला दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, उनके हाथों से ही खाना खाऊंगी। जैसे ही पुलिस वाले यह बात सुनते हैं तो वह चौंक जाते हैं और बूढ़ी महिला से कहने लगते हैं कि आपके बेटे नहीं हैं, हमारे आईपीएस अधिकारी साहब बैठे हुए हैं कार के अंदर और उन्हें अगर यह बात सुनी तो वह बहुत गुस्सा करेंगे आप पर। उसके बाद में आईपीएस अधिकारी जो होते हैं वह इस बात को सुन लेते हैं और वह तुरंत ही कार से बाहर निकल कर आते हैं। जैसे ही कार से बाहर निकल कर आते हैं तो बूढ़ी महिला जो होती है वह आईपीएस अधिकारी को देखकर बोलने लगती है कि मेरा बेटा आ गया है, अब मुझे खाना खिलाएगा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। उसके बाद में जो हुआ वह जानने के बाद में आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आखिर कौन थी वह बूढ़ी महिला और कौन थे आईपीएस अधिकारी? क्या वाकई उनकी माँ बेटे की जोड़ी थी या फिर कुछ और ही रहस्य था इस कहानी के पीछे? तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरी कहानी को, आखिर क्या रिश्ता था इन दोनों का। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से। लखनऊ शहर में एक रामवीर नाम के व्यक्ति रहा करते थे। रामवीर के पास ज़मीन थी। रामवीर जो थे वह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। रामवीर की पत्नी का नाम सुनीता था और रामवीर के पास 4 बच्चे थे। रामवीर के पास 3 बेटियां और एक बेटा था। बेटा उनका सबसे बड़ा था और बेटे का नाम केशव था। केशव जो था वह पढ़ने लिखने में शुरू से ही काफ़ी होशियार था और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था। लेकिन उनकी जो बेटी थी वह काफ़ी छोटी थी, यानी कि उनकी जो बेटी थी कोई 1 साल की थी, कोई 2 साल की थी, कोई 3 साल की थी। इस तरीके से उनकी बेटी थी, जबकि उनका बेटा जो केशव था वह कम से कम 10 साल का था। दोस्तों, एक दिन उनके साथ में एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना के बाद में उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई और इस घटना ने उनके परिवार को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया और एक दिन दूसरे दिन हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। रामवीर हमेशा की तरह अपनी खेती बाड़ी करके अपनी परिवार का जीवन काट रहे थे, लेकिन अचानक से एक दिन रामवीर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रामवीर की तबीयत ख़राब होती है तो उनकी पत्नी उनको अस्पताल में भर्ती करती है। वहाँ पर उनके चेकअप होते हैं, अलग अलग 3 से 4 दिन तक उनके चेकअप होते हैं और चेकअप होने के बाद में पता चलता है कि रामवीर को एक बहुत बड़ी बीमारी है। दरअसल यह बीमारी थी, यह कोई मामूली नहीं थी, रामवीर को कैंसर था। जैसे ही रामवीर की पत्नी सुनीता को यह बात पता चलती है कि उनके पति को कैंसर है तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। लेकिन अपने पति को बचाने के लिए सुनीता जो होती है वह हर संभव प्रयास करती है। रामवीर के पास जो भी ज़मीन थी 10 बीघा, वह सारी ज़मीन सुनीता बेच देती है और बेचने के बाद अपनी पति रामवीर का इलाज कराती है। उसके बाद में उनका मकान जो होता है उसको भी बेच देती है। उसके बाद में वह लोग किराए पर रहने लगते हैं, लेकिन रामवीर का इलाज होता है। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने के अंदर ही रामवीर की मृत्यु हो जाती है और रामवीर दुनिया से हमेशा के लिए चला जाता है। उसके बाद में सुनीता का परिवार, यानी कि सुनीता के जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। कुछ समय के बाद में सुनीता जो होती है वह घरों में जाकर के झाड़ू बर्तन धोने का काम करने लगती है और वहाँ से जो भी रुपए बचते हैं उसे अपने परिवार और अपने आप का गुजारा करने लगती है। लेकिन इतना ज़्यादा महंगाई होते हुए जिसकी वजह से उनका गुजारा नहीं हो पाता, क्योंकि किराए का मकान था और 4 बच्चे थे, इसलिए उनका गुजारा नहीं हो पा रहा था और सुनीता काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। एक दिन सुनीता बैठी हुई होती है और वह रात में बैठ कर के डिसाइड करती है कि
वह अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज देगी और खुद कहीं पर रहकर भीख मांगकर अपना गुजारा कर लेगी, अपना पेट भर लेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुनीता जो होती है वह अपने चारों बच्चों को लेकर के अनाथ आश्रम में पहुंचती है और वहां पर अपने बच्चों को सौंपने की बात करती है। तो अनाथ आश्रम वाले जो होते हैं वह उनकी तीनों बेटियों को तो रख लेते हैं, लेकिन केशव को रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि सुनीता का जो बेटा केशव जो हो था उसकी उम्र ज़्यादा थी, इसलिए अनाथ आश्रम वाले जो होते हैं वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि हम आपके बेटे को नहीं रख सकते क्योंकि उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में केशव जो होता है वह अपनी माँ सुनीता के साथ रहने लगता है और भीख मांग करके अपना गुजारा करने लगता है। लेकिन एक दिन सुनीता और केशव दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और केशव जो होता है वह दूसरे शहर में चला जाता है। यह सब वहाँ पर जाकर के रेलवे स्टेशन के पास जूता पॉलिश का काम शुरू कर लेता है और वहाँ पर जूता पॉलिश करके अपना गुजारा करने लगता है। धीरे धीरे करके केशव जो होता है वह अपने पढ़ाई लिखाई भी करना शुरू करता है और धीरे धीरे करके वह अपनी पढ़ाई लिखाई करता है और जूता पॉलिश करके अपना गुजारा करने लगता है। एक समय पर केशव अपनी 10वीं क्लास पास और 12वीं क्लास और अपनी ग्रेजुएशन भी अच्छे तरीके से कर लेता है और BA करने के बाद वह अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और उनसे बात करता है कि भाई हम तो एक बड़े अफसर बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो केशव जो होता है वह भी उनके कहने से आ जाता है और वह भी एक बड़े अफसर बनने की तैयारी करने लगता है। अपने दोस्तों से कहने पर UPSC की तैयारी शुरू कर देता है और रेलवे स्टेशन पर झोपड़ी में रह करके अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा था, जूता पॉलिश भी किया करता था और इसी तरीके से अपना जीवन काट रहा था। एक दिन जूता पॉलिश का काम कर रहा था और साथ में पढ़ाई भी कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर बैठ कर के तभी अचानक से वहाँ पर एक सेठ आते हैं जो कि इस शहर के अंदर काफ़ी पैसे वाले थे और काफ़ी बड़े बिजनेसमैन थे। जैसे ही वह केशव को देखते हैं तो केशव को देख कर के काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं और केशव से पूछने लगते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो केशव बताता है कि मैं अनाथ हूँ और मैं यहीं पर रहकर काफ़ी समय से अपनी पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ और मैं इस समय पर UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, साथ में ही जूता पॉलिश करके अपना समय काट रहा हूँ। जब वह सेठ केशव की बात सुनते हैं तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे घर चलो, मेरे घर पर रहकर तुम अपनी पढ़ाई लिखाई करना और अपने जीवन को अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हो। तो केशव की काफ़ी खुश हो जाता है और सेठ के कहने पर उनके घर जा कर के रहने लगता है। केशव वहाँ पर रह कर के उनके निजी काम करने लगता है, जो भी उनके घर का काम करते थे, जो भी कंपनी का काम हुआ करता था, वह केशव अब उन्हीं के साथ में रह कर के अपनी पढ़ाई लिखाई आगे करने लगता है। धीरे धीरे करके केशव UPSC की परीक्षा देता है और एक दिन केशव जो होता है वह UPS परीक्षा पास हो जाता है और IPS अधिकारी बन जाता है। IPS अधिकारी बनने के बाद केशव की जो नौकरी होती है वह लखनऊ शहर में ही लगती है और लखनऊ शहर में आकर केशव अपनी नौकरी को करने लगता है। केशव अपनी माँ के बारे में सब कुछ याद था और वह अपनी माँ को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है। इधर केशव की जो माँ होती है सुनीता, वह मानसिक रूप से काफ़ी परेशान हो चुकी थी और मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उनको दिमागी हालत ख़राब थी और कुछ भी याद नहीं रहता था, इसलिए वह भीख मांग करके अपना गुजारा कर रही थी और जैसे तैसे करके अपना समय काट रही थी। एक दिन IPS अधिकारी केशव जो होते हैं वह अपनी ज़रूरी मीटिंग को ख़त्म करके अपनी पुलिस टीम के साथ सरकारी कार में लौट रहे होते हैं। तभी अचानक एक बूढ़ी महिला उनके सामने आ जाती है और वह कोई और नहीं होती बल्कि उनकी माँ ही होती है। जैसे ही केशव अपनी माँ सुनीता को देखते हैं तो देखने के बाद उनको गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं। उनके बाद तुरंत उसको अस्पताल लेकर पहुंचते हैं और वहां पर केशव अपनी मां यानी कि सुनीता का इलाज कराते हैं और कुछ समय तक इलाज होने के बाद में वह सही हो जाती है। उसके बाद में केशव अपनी मां को देखकर अपने साथ में लखनऊ में ही बंगले के अंदर रहने लगते हैं। कुछ समय के बाद केशव की शादी हो जाती है और आज के समय पर सभी लोग खुशी खुशी केशव के साथ रह रहे थे, यानी कि केशव की माँ और केशव अपने जीवन अच्छे तरीके से काट रहे थे। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर हैं और एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।